Yes, sir. Please start. अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that is equally important for your research or your career, and if you have any aspiration to grow in university politics or university, तो आपका इथिकल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लियर होना आवश्यक है। ये इसलिए क्योंकि ऐसी कई केसेस हुई है इंडिया में जिसमें इथिकल ट्रैक रिकॉर्ड पे वाइस चांसलर जैसे व्यक्ति को पद से हटाया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इथिक्स। ओके, ये क्यों नहीं जा रहा ये? आपको दिख रहा है ये? Sir, first page दिसता है ethics in research title slide. ये पुढे जात नाही, एक मिनिट हा, मेरे को उसको स्टॉप करने दो। हाँ सर, अजून एकदा रीशेअर करा. एक मिनिट हा, just a minute. ओके, अभी विजिबल है आपको सेकंड Yes स्लाइड? sir. Yes sir, it second slide आहे. Okay, so let's understand what do we mean by ethics. It is very simple concept to understand, but very difficult to practice and extremely difficult to interpret, because what could be ethical to me can be unethical to somebody else, and what is unethical to somebody else can be ethical to me. So ये एक फिलोसॉफी की ब्रांच है, और अक्सर हमने देखा है कि मोरॅलिटी और इथिक्स, जे नैतिकता आपण त्याला म्हणतो, हे दोन्ही शब्द मराठीत जवळपास तिथेच येतात जवळपास, बट इन इंग्लिश दीज आर दी टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. Either we call it a morality or we call it a ethics. The problem with ethics is that it cannot be taught, only it can be practiced. ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा नहीं सकता। हालांकि अभी एमबीए और कुछ करिकुलम में मैंने ये देखा है, स्पेशली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये आया हुआ है। आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोग सोचते हैं कि द फ्यूचर मैनेजर शुड बी मोर इथिकल इन मैनेजिंग द बिजनेसेस, सो एंड सो फोर्थ। इवन डॉक्टर लोग भी नैतिकता की कस्में उठाते हैं, वकील लोग भी उठाते हैं, बट नैतिकता ये पढ़ाई नहीं जा सकती है, इट कैन ओनली बी प्रैक्टिस। नाउ यू टेल मी कि हम इसे कहाँ से सीखते हैं? हाउ डू वी लर्न इथिक्स? कहाँ से सीखते हैं हम इसे? From our childhood. फ्रॉम आवर From socialization or family, kinship, socialization, peer groups. childhood. Exactly. So as a kid, the foundation of ethics starts right in your family. As a kid, you start observing your parents, you start observing your siblings, brothers and sisters, your grandparents perhaps. Then once you go to school, you start observing your teacher, your friends and fellow students. तो मॉरलिटी का फाउंडेशन आपके घर से शुरू होता है। मैं एक किस्सा अक्सर बताता हूँ कि एक बार मैं किसी सोशल फंक्शन में किसी फ्रेंड के यहाँ गया था, और उनके एक 4 या 5 साल की छोटी लड़की थी, और उसके मदर को फ़ोन आया वहाँ पे, तो उसने फ़ोन पे बोला कि मैं नहीं हूँ घर पर। तो वो छोटी लड़की का चेहरा देखने लायक हो गया था कि मेरे मम्मी ने ऐसा क्यों बोला? हालाँकि वो घर पर ही है, पर फ़ोन पे उसने झूठ क्यों बोला? सो
उसे समझने में टाइम लगेगा, बट एट दैट एज the mind is not in a position to identify what is right and wrong. So probably वो ये समझ जाएंगी कि हाँ मेरे मम्मी ने बोला है ना कि घर में होने के बाद भी बोलना है कि मैं नहीं हूँ, शायद वही सही है, बिकॉज वो मेरी प्यारी मम्मी है. सो इन्फ्लुएंसेस तैयार हो जाते हैं बच्चों पर. तो ये जर्नी होती है, और एक लंबी जर्नी होती है, वैल्यूज की जर्नी होती है, और ये हर दिन जब हम सवेरे उठते हैं शाम को सोने तक हम नैतिकता का सामना करते हैं, चाहे वो छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो. सो इट इज ओनली अप टू एन इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस इट. I cannot teach you, nor you can read any book, nor you can go to any satsang and learn all those things. No, it is only made perfect by the practice, right? Now, the question comes, कि why do we need ethics in research? Okay? और ये ट्रेंड अभी पिछले 22-23 साल से ज़्यादा ऊपर आया, बिकॉज कुछ ऐसी घटनाएं घटी लेट 90s में कि रिसर्च में इथिक्स की डिमांड बढ़ी, या लोग ये सोचने लगे कि रिसर्चर को भी नैतिकता का फॉलो अप करना है. सो पूरे दुनिया में जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनमें से किसी को भी इथिक्स का ट्रेनिंग नहीं होता है, बिकॉज दे आर रिसर्चर, सो दे नो देयर जॉब इज टू डू द रिसर्च एंड फाइंड समथिंग. But in the meantime, they are never trained or informed about the ethical principle. Many times, there are students who are poorly mentored in research ethics. और जो उनका mentor होता है, faculty होती है, they were also trained by the same method by somebody else, and they also lack the ethics education. So, कई बार होता है कुछ फैकल्टीज, कुछ स्ट्रीम्स में ये ज्ञान दिया जाता है कि हाँ, बट वो लिमिटेड होता है कि वो उसकी फैकल्टी को भी वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है. एंड जो रिसर्च लैबोरेटरीज होती है, जैसे वी हैव नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी या जेट प्रोपोर्शनल लैबोरेटरी, ये कन्वेंशनल विजडम जो दिया जाता है फ्रॉम मेंटर टू स्टूडेंट, देयर इज अ वास्ट डेविएशन और डिफरेंसेस फ्रॉम लैबोरेटरी टू लैबोरेटरी. ऐसा कोई भी किताब या प्रिंसिपल या गाइड बुक या हैंडबुक ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है दुनिया में और ये सब रिसर्चरों को दिया जाता है. दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द केस. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन the wisdom which is passed on from the mentor to the student. Now, we have to know the 6 principles of ethics. These are not only 6 but predominantly important, और ये रिसर्च के एंगल से ये प्रिंसिपल्स ज्यादा अहम है. पहला प्रिंसिपल है ट्रूथ. अब मुझे बताइए, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट द ट्रूथ? क्या खासियत है ट्रूथ की? व्हाट इज सो यूनिक अबाउट ट्रूथ? अंगना, क्या खासियत है ट्रूथ की? मेरी आवाज आ रही है आपको? Oh, sir, sir. yes, you're audible. So tell me, what is unique about the truth? स्टार्टिंग में हमने ट्रूथ अगर बताया है सर, तो बाद में झूठ बोलने की ये गरज नहीं पड़ती. ट्रूथ नहीं पड़ती. सामने लाया तो अच्छा रहता है. हाँ, ठीक है. ओके. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? और क्या? It will be universal or applicable to all our. Yes, this is what I wanted to hear. Truth is universal. Thirdly, truth always comes out. आप कितनी भी छुपाने की कोशिश करो, सच्चाई एक न एक दिन बाहर आती है. आपको लगता है कि मेरे सीक्रेट व्हाट्सएप चैट है, सीक्रेट वीडियो कॉल्स है,
सीक्रेट ईमेल है, सीक्रेट एसएमएस है, किसी को पता नहीं चलेगा। हो सकता है 70 साल किसी को पता नहीं चलेगा, बट 71वें साल it will come out, and that is the aspect of the truth. As somebody said it is universal, and at the same time it is absolute. ये दूसरा जवाब मैं आपसे सुनना चाहता था। एब्सोल्यूट का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता प्रिंस गंभीर 90% सच्चा है एंड प्रीति देशमुख 92% सच्ची है, या जयश्री थोटे 78%। नो, ट्रू इज ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। देयर इज नो सच थिंग एज 99% ट्रू एंड 78%. इट इज एब्सोल्यूट. I can't compare truth with anything else. Being universal, it is also absolute. मैं सच्चाई को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज वो एब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, राइट? एंड इट कम्स आउट। जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था, एक लेडी वाइस प्रिंसिपल के साथ, वाइस चांसलर के साथ ये हुआ था। उसने किसी स्टूडेंट का पेपर अपने नाम पे छाप दिया और फिर वो किसी प्रॉब्लम में आ गई, तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट लोगों ने जब उसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि ये स्टूडेंट का पेपर अपने नाम पे छापा। She has to be removed from the post because she was unethical. So truth came out. तो यही है। और आप अपने हिंदी सिनेमा में भी आपने कई सारे गाने देखे होंगे, पुराने वाले गाने, कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक हो गया ट्रू। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना भी कभी कभी जरूरी होता है, बट वो एक फिलोसॉफिकल एंगल है जो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल रिसर्च के एंगल से बात करेंगे कि while conducting a research, if you think you have taken some shortcut, done some plagiarism, copied somebody's method without giving them proper citation or whatever it may be, it will come out. Second is a freedom. आपको जो आरआरसी ने रजिस्ट्रेशन लेटर दिया है, from the date of that letter till 60 month, you have been given the freedom to do the research in a way you want. सिर्फ उसमें शायद आपको 1 साल में प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह भेजना पड़ता होगा, दैट्स व्हाट आई अज्यूम। अदर देन दैट आपको कोई भी पूछता नहीं है कि आपका क्या हुआ, कितना हुआ। नो, you have been given the full freedom to conduct your doctoral research. So as a result of that, you have to be responsible, right? फ्रीडम किनको दिया जाता है? जो रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं को। जो इरिस्पॉन्सिबल है उनको फ्रीडम दिया नहीं जाता। से यू हैव अ 10-year-old daughter in your house and the rule of your house says that everybody should come back before 7 p.m. in the evening, and your daughter is doing that for past 5-6 years. One day she comes and say ki mama, I have to go to my friend's birthday up to 10 p.m. You should let her go because all these years she was responsible, so she deserves a freedom. तो ये two-way street है। Only responsible people are given the freedom, and freedom also makes you responsible. आपको जिम्मेवारी दी गई, तो आपको आपके फ्रीडम का एहसास होना चाहिए, और जब आपको फ्रीडम का एहसास है तब आपको आपकी जिम्मेवारी भी मालूम होनी चाहिए। सो इट इज अ two-way street. The fourth principle is, so यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तय समय सीमा में अच्छे क्वालिटी का काम ईमानदारी से करके आपको उसको जस्टिफाई करना है। That is your sole responsibility as a researcher. Whatever things other than that you are doing in your day-to-day life, that is fine. But as a doctoral student, your responsibility is to give due justice to the research which you are undertaking. Fourth principle is integrity. आता हा शब्द बरेचदा डिफिकल्ट होतो एक्सप्लेन करायला, पण याला मराठीत सांगतो एकनिष्ठता, नियरेस्ट मराठी वर्ड। जैसा वो एकलव्य था ना, उसने द्रोणाचार्य जी का पुतला बना के धनुर्विद्या सीखी, इंटीग्रिटी। सो
as a doctoral candidate, you should have the integrity to conduct the research which you are doing based on your choice approved by RRC. आपको तो किसी ने टाइटल नहीं दिया था, आप खुद ही टाइटल बनाए, आप खुद ही सिनॉप्सिस बनाए. सो काम करते समय आपकी इंटीग्रिटी उसमें. मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जिन्होंने 1 महीने में उसको कहीं से खरीद के प्रिंट करवा के डिग्री लिए. ऐसे बड़े लोग बड़े पोस्ट पे नागपुर यूनिवर्सिटी में बैठे, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ मैं. वो ठीक है, वो उनका कर्म है, बट आपको अगर वो 5 साल मिले हैं तो 5 साल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी से काम करोगे, राइट. द फिफ्थ प्रिंसिपल इज प्रोफेशनलिज्म. ये व्यावसायिकता. आपके थीसिस में प्रोफेशनलिज्म के पूरे पैरामीटर्स दिखेंगे. There should not be a single mistake. It should be written as per the guideline provided by the respective university or the respective PhD cell, and it should be a quality work of professional nature. This is regard to the PhD thesis. Whenever you are working as a researcher, all these things also are applicable to you. Say some of you want to be a full-time researcher. Then again freedom, responsibility, integrity, professionalism will be there. Will be there. So research, PhD research is only one part of your career or life, which will give you a degree. But the work which you will be subsequently taking will take you to the heights of your academic career, research career. Even you can, वैसे कोई फिजिक्स के एक बड़े रिनाउंड फैकल्टी अपनी यूनिवर्सिटी में, very decent person. So then you have to reflect upon all these things on every single research that you do. And the last one is a collaboration. आजचं जे जग आलेलं आहे, because of internet, the world has become very small. We can communicate, we can talk, we can write, right? So it is better to have a collaborative approach in research rather than doing by oneself. So many times we see a cross-border collaboration. So some scientist from India is talking to somebody from Europe, or even within the border, somebody from Karnataka talking to somebody from Haryana. So we always collaborate, right? And when we are collaborating, our intentions have to be very, very clear. जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. कई बार सपोज मैं और प्रीति देशमुख कोलैबोरेट कर रहे, पर मैंने जानबूझ के उनका आइडिया चुरा के उसका पेटेंट ले लिया और उन्हें मैंने बताया ही नहीं. ये होता है. जो इंटेलेक्चुअल दुनिया होती है रिसर्च की, उसमें भी हाई लेवल ईगोज होते हैं लोगों के, और इस टाइप का थेफ्ट भी होता है उसमें, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. सो while collaborating, we also have to follow the ethical principle. Without Preeti Deshmukh consent, I should not file a sole patent on my name because we two are working. ये एक one of the example मैं आपको बता रहा हूँ, right? So remember these 6 principles of ethics. Now, आता गंमत बघा माहिती का, the reason I like this topic because although it is very important, yet it is taken lightly by many people because of several things which are under it. सबसे पहले सरकार इसको मिसकंडक्ट नहीं बताती. आपने कुछ अनइथिकल काम किया तो सरकार आपको जेल में नहीं डालती. मतलब मैं बताता हूँ, कोई एक डॉक्टर मिश्रा करके कोई है, वो वर्धा का मेडिकल कॉलेज उसके डीन थे, अभी कृष्णा मेडिकल कॉलेज के डीन भी है. उन्होंने गांधीयन थॉट या किस पे तो कुछ किया था नागपुर में, और उन्होंने पूरा कॉपी किया था. अब वो मैंने पेपर में ही पढ़ी है न्यूज. अब वो इतने बड़े लेवल के आदमी के ऊपर प्लेगरिज्म का आरोप लगा नागपुर यूनिवर्सिटी में, पर आज भी वो आदमी बहुत बड़े पोस्ट पे है. वो मीडियाने चलाय, वो त्याचे तथ्य मला माहित नाही, पण झालंय. असे बरेच लोक आहेत, मी जर नावं मोजायला सुरुवात केली तर 2:30-3 वाजून जातील, आणि मला ते करायचंही नाहीये. ते त्यांचा लुकआउट आहे. प्रॉब्लेम काय होतो, सरकार याला मिसकंडक्ट म्हणत नाही. तुम्हाला याची शिक्षा होत नाही. अहो, त्या माणसाने अख्खं पुस्तक छापून तो काय त्याचा वर्क थिसिस वगैरे काय होतं तो सबमिट केला होता. टेक्निकली त्याची डिग्री ती परत घेतली पाहिजे, पण हे मोठे लोक असतात,
So what I'm trying to say is that in the eyes of government or legislation, it is still not defined as a misconduct. But in the research world, it is regarded as unethical. वो जो वाइस चांसलर की मैंने बात की थी ना, वो इसी के मारे गई, वो मिसकंडक्ट के मारे नहीं गई, वो अनइथिकल के मारे उसको उसका जॉब छोड़ना पड़ा, राइट? सो वी हैव टू, ऑल्दो गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग अस बिहाइंड द बार, दैट डजंट मीन कि हम लोग क्या कहते कि जो मन में आए करे. आपको मालूम है ना, भारत सरकार ने 2 साल पहले या 3 साल पहले लीगली अलाउ किया है कि शादीशुदा लोग एक दूसरे से लफड़े कर सकते हैं. पहले ये अलाउड नहीं था. सो अब गवर्नमेंट इसको क्यों बोल रही है? वैसे अगर हम नैतिकता में देखेंगे तो इट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू अवर फिलोसॉफी. और जब सरकार सामने से आके बोलती कि आप शादीशुदा और आप किसी और शादीशुदा के साथ आपका लफड़ा हुआ तो उसको इल्लीगल नहीं माना जाएगा. पण मग नैतिकताच्या ब्रॅकेटमध्ये ते अनैतिक होतात ना, असाच तो शब्द आलाय ना मराठीमध्ये, अनैतिक संबंध. सो कई बार गवर्नमेंट अलग सोचती है, मॉरलिटी और इथिकल ये पर्सन टू पर्सन ये डिफर होता है, राइट? सो अदर एस्पेक्ट जो है इसको अदर डेविएशन बोला जाता है. म्हणजे काय? अदर डेविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेबल रिसर्च नॉर्म्स. कि रिसर्च नॉर्म में आपको ए बी सी डी ई करना था, आपने ए बी एक्स वाई किया, सो आप डेविएट हो गए सी डी से. अब वो क्या है? याची शिक्षा मिळत नाही बरं का, त्याला फक्त डेव्हिएशन म्हणतात. तुम्हाला जेलमध्ये कोणी टाकत नाही. पण इफ यू आस्क मी, आय थिंक इट इज अ क्राइम, इट इज अ मॉरल क्राइम, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 डिफरेंट जर्नल विदाउट टेलिंग द एडिटर. ये होता है ना सबके साथ. आपका काम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट 10 जर्नल को भेजो, 5 जर्नल एक्सेप्ट करते और पेपर मांगते, आप 5 जर्नल को आपका पेपर भेज देते. कभी आप चेक करते क्या वो कहाँ पब्लिश हुआ? फिर 3 साल बाद आपको पता चलता वो पेपर 2 जर्नलों में पब्लिश हो गया, आपको मालूम ही नाही. तर पुढच्या वेळेस काय करायचं, तुम्ही जेव्हा 5 जर्नलला तो पेपर पाठवाल ना, तर त्यांना सांगायचं, डिअर एडिटर, आय एम ऑल्सो सेंडिंग द सेम टू दी फॉलोइंग जर्नल्स टू मॅक्सिमाइज माय publication chances. If you decide to publish earlier, kindly let me know so that I will withdraw my publication request from other journals with immediate effect. हे लिहायला काय जातं हो तुमचं? लिहितात का लोक? लोक लिहित नाहीत. याला नैतिकता म्हणतात. सेकंड, सबमिटिंग द सेम पेपर टू डिफरेंट जर्नल विदाउट टेलिंग दी अदर. वही यहाँ पब्लिश हो गया, यहाँ सबमिट हुआ, दोनों के पहले आपको इवन सबमिट करते समय भी उसको लिखना है कि भैया मैं यहाँ भी सबमिट कर रही हूँ, आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो मैं बाकी जगह से मेरा सबमिशन विड्रॉ कर लूंगी. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अदर डेविएशन. देन कोलैबोरेशन, not informing a collaborator of your intent to file a patent in order to make sure you are the sole inventor. तुम्हाला फेसबुक की स्टडी माहिती है ना, फेसबुक की स्टोरी, एक्चुअली मार्क जकरबर्ग ये उसका मालिक अभी है, बट उसके जो बाकी लोग थे उसको उसने चूना लगा दिया. आप वो देखो, वो उसके ऊपर पिक्चर आई थी लगता, उसमें एक इंडियन भी है. सो जकरबर्ग ने ऐसा कुछ खेल खेला कि उसने क्लेम किया कि फेसबुक मेरा अकेले का है. दैट सेम कॉल कैनॉट बी मेड फॉर टेस्ला. टेस्ला ने वो खुद बनाई उसकी कार, बट देर आर मेनी बिग स्टोरीज इन द वर्ल्ड जहां पे एक से ज्यादा फाउंडर लोग थे और वहां पे ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए हैं. सो इसका जो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, सोल इन्वेंटर इज नॉट मार्क जकरबर्ग. इवन इन द पास्ट टाइम कई चीजें हुई है, मतलब आई हैव द हॉबी ऑफ गोइंग इनटू द साइंटिफिक हिस्ट्री. तो कई बार पता चलता है कि हमें जो मालूम है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने ये किया, फलाने ने किया, बट उनके पीछे भी कई स्टोरीज है जहाँ पे किसी और का क्लेम आया था, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल कनेक्शन और देयर प्रोफाइल इन द सोसाइटी, द इन्वेंटर वॉज अभी जो हम जानते वो, उसके पीछे का हम कहीं जानते ही नहीं कई बार. तो ये होता है.
और स्पेशली जब हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, ऐसा करो मत. त्याला पाठीत सुरा खोपसणं आपण म्हणतो. डू नॉट डू दॅट. देन including a colleague as an author on paper in return for a favor even though colleague did not make. मैं जब इंडिया में आया ना, ये बहुत देखा मैंने. अब मैंने एक पेपर लिखा, प्रिंस गणवीर का नाम डाला और गणवीर को बोला तू एक पेपर लिख, मेरा नाम डाल. ये क्यों होता था? क्योंकि शायद आपके यहाँ वो रूल है कि आपको 2 पेपर वगैरह पब्लिश करने पड़ते साल में, कॉलेज में वगैरह, है ना. दैट इज नॉट ट्रू. दैट इज अनइथिकल. अगर प्रिंस गणवीर ने काम नहीं किया तो मैंने उसका नाम नहीं डालना चाहिए, और मैंने काम नहीं किया तो प्रिंस गणवीर ने मेरा नाम नहीं डालना चाहिए. अब आप सब लोग पीएचडी कर रहे हो, आप पेपर लिखोगे, आपके गाइड का नाम डालोगे, डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ठप्पा और साइन के आपका थीसिस सबमिट नहीं होगा. और आपके गाइड को थोड़ा भी इथिक्स पता होगा ना, तो वो सामने से बोलेगा बेटा मेरा नाम मत डाल, मैंने काम नाही किया, तू अपनी. याला नैतिकता लागते बरं का. त्या साईबाबांच्या फोटोला आरती केली आणि त्याचा प्रसाद वाटून नैतिकता देशात येत नाही. किंवा वंदे मातरम म्हटल्यावर देशप्रेम येत नाही. नैतिकता ही खूप बेसिक लेवलवर. आता मी चहा पिताना एका माणसाला रागवलो, तो मांजरीला मारत होता. म्हटलं सर, हे सुप्रीम कोर्ट का कानून आहे, यू कॅनॉट हिट. मुक्या प्राण्याला तुम्ही मारू नाही शकत. म्हटलं ती बसली, तिला बसू द्या. इथून नैतिकता आहे. तो तुमचं प्राण्यांवर, झाडांवर असलेलं प्रेम, हे खूप डेप्थवाला सब्जेक्ट आहे. हे आपण जे समाजात दाखवतो ना, ते खूप सुपरसिरियस आणि हिपोक्रेटिझम मला दिसतात. you care for every small aspect, then you go on that. ते राम मंदिर बघून काय रामराज्य येणार नाही हो. बघा तिथली अवस्था काय आहे यूपीची. एनिवे, हा. One more thing, discussing with your colleague or confidential data from paper that you are reviewing for a journal. अब नहीं हूं. मैं एक जमाने में 4 जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड पे था. ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडचे होते, सीएसआरचे होते. आणि त्या काळी मी डिस्कस करायचो. मलाही माहित नव्हतं की मी म्हणजे डिस्कस म्हणजे मी मित्रांशी बोलायचो की अरे वहां के बच्चे कैसा पेपर लिखते हैं वगैरह. सो नाउ आई नो दैट एज अ एडिटर I should not be talking about anything to anybody unless that paper is published. Okay. So इथे त्यांनी कॉन्फिडेन्शियल डेटा म्हटलाय, पण नुसती चर्चा करणं सुद्धा अलाउड नाही आहे. यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस एनीथिंग एनीमोर. देन ये जो अभी मैंने पहला सेशन लिया था ना, यूजिंग डेटा, आइडिया और मेथड यू लर्न अबाउट व्हाइल रिव्यूइंग अ ग्रांट और पेपर विदाउट परमिशन. मैंने एक प्रपोजल सबमिट किया और जयश्री थोटे ने वो रिव्यू किया और उनको मेरी आइडिया आ गई और उन्होंने मेरी परमिशन लिए बिना आइडिया डेटा इस्तेमाल किया. दैट इज ऑल्सो अनइथिकल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ये सब तुम्हारे लिए काम में आती है, ये सब लोगों के काम में आती है. आप जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करते हो ना, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, कॅन्डिडेट क्या करता, डेटा के आउटलायर म्हणजे काय, एक्स्ट्रीम एंड. आपण तुम्हाला इन्व्हर्टेड बेल कर्व माहिती आहे ना, त्याच्या 2 टेल, ज्याला आपण स्टँडर्ड डेविएशन म्हणतो, 1 सिग्मा एंड -1 सिग्मा. तो वो कैंडिडेट हटा देता है, उसको आउटलायर बोलते हैं. नॉर्मल डेटा से अलग हुआ डेटा नहीं करने का, जैसा आया वैसा डालने का, जैसा है. क्योंकि कई बार कैंडिडेट डेटा को मैनिपुलेट करता है और उसको जस्टिफाई नहीं करता. जसं येतं तसं टाका आणि त्याला कारण सांगा. ते कापणं बायस, शॉर्टकट दिखता है. अबे बोलता है यार किसी ने पूछ लिया ये क्यों हुआ तो मेरे को मालूम नहीं, काटो इसको. साइंस वाले बहुत लोग करते, मैंने देखा है. टेम्परेचर 38 दिखा रहा, हाँ चल 42 डाल दे. नाही करायचं बाबा, जे आहे ते करा ना तुम्ही. जो है वही करो. आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे मैं 5 मिनट स्पेंड करूंगा. Using inappropriate statistical technique to enhance significance of your research. अब आप बोलोगे सर ये क्या है. अब कुछ लोगों को मालूम होता है और कुछ लोगों को मालूम नहीं होता है. मेरा रिकमेंडेशन, क्योंकि इसके आगे और एक आएगा एथिक्स का इशू जो स्टॅटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है. सब लोग याद रखो, माझं काम तुम्हाला सांगायचं आहे कारण तुम्ही मला शिक्षक म्हणून बोलवलंय.
जो भी आपका डेटा आएगा कोडिंग के बाद, आपने डेटा कलेक्ट किया, डेटा सैनिटाइज किया, डेटा का कोडिंग किया। कोडिंग के बाद आपके पास दो चॉइस है, एक तो आपको मालूम है इसके ऊपर कौन सी टेस्ट लगाने का, या आपको मालूम नहीं है इसके ऊपर क्या लगाने का। अगर केस 1 में है अपने को मालूम नहीं, एक आधे स्टैटिस्टिशियन के पास जाने का, उससे डिस्कस करने का, उसको पूछने का इस पे क्या लगेगा, कन्विंस होने का कि वही क्यों लगेगा। वो होने के बाद अगर उसने बोला फलानी टेस्ट लगाओ, आप आओ, उससे पॅरलल बाकी और 2 टेस्ट ढूंढू आणि तुम्ही तुमच्या डेटाला 3 टेस्ट लावायच्या। किती? 3। सो 3 में से अगर 2 टेस्ट में अगर आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो वहां नीचे लिखने का, गिवन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द डेटा द कैंडिडेट हैज selected to apply following 3 statistical tests, and after successfully running the test the candidate came across that hypothesis number 1 H0 null was accepted, hence the result is qualified। लिखो ना भाई, हमको किसने बताया नहीं था हमारे पीएचडी के टाइम। हम क्या करते हैं, एक ही टेस्ट लगाते हैं। और मैं कैंडिडेट को कई बार पूछता हूँ, अरे वन टेल एनोवा क्यों लगाई, टी टेस्ट क्यों नहीं लगाई, टी टेस्ट क्यों नहीं लगाई। हे बऱ्याच लोकांना कळत नाही, मोठ्या मोठ्यांनाही कळत नाही। जब आप प्रोफेशनल रिसर्च करने जाओगे ना तो आपको, सी स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल, ओके, इट इज अ टूल ओनली। जैसा घर का चक्कू है, सब्जी काटो, नींबू काटो, अदरक काटो, प्याज काटो, या किसी का मर्डर भी करो, आफ्ताब जैसा, राइट। सो यू शुड नो विच काइंड ऑफ डेटा रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट। कई बार कुछ लोग जो होशियार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक, ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं जिससे उसका सिग्निफिकेंस मैग्निफाई हो जाता है। हेही चुकीचं असतं। याद रहेगा ना बॉस, ये मैं बहुत आपको पैशनेटली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर स्टेप पे यहाँ मिस्टेक हो सकती है। आपका भले ही मेथड गलत हो गया, आपका भले ही सैम्पलिंग कम हो गया, आपका भले ही और कुछ हो गया उधर कल वाले लेक्चर में, वो चलेगा। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट अनइथिकल स्पीयर में जाता है, राइट। बाईपासिंग द पीयर रिव्यू प्रोसेस, जर्नल 250 रुपए का डीडी लगाओ, पेपर स्पेलिंग मिस्टेक के साथ पब्लिश होते हैं, ऐसे बहुत जर्नल है इंडिया में, यही अनिश्चित से काम करता। हाँ, कल लिटरेचर रिव्यू पे किसने मुझे पूछा था, बहुत जरूरी है। आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हो तो जो भी कंट्रीब्यूटर है उसका प्रॉपर बिब्लियोग्राफी में या फुटनोट में डालो, वो उसको अनइथिकल माना जाता है। एक बार कोई एक आए थे, मुझे याद नहीं कौन सा साल था, वो जरा इथिकल ओरिएंटेड थे, उधर के थे, सोलापुर कोल्हापुर के, और उसने वो केवल लड़के का लिटरेचर रिव्यू देखा और बिब्लियोग्राफी में बताया बेटा तुमने 3 लोगों के नाम नहीं डाले, और वो चले गए। फिर जाके उनको मनाया वनाया, उसको पीएचडी तो मिल गई, बट उसको बोला कि ये करेक्ट कर। उस चक्कर में उसको 3 नाम डालने के लिए 6 प्रिंट आउट लेने पड़े थीसिस के, बिकॉज ही इंसिस्टेड। वो बोले मैं इसी के ऊपर साइन करूंगा। यू नेवर नो आपका एग्जामिनर कैसा आएगा, राइट। सो जो भी लिटरेचर रिव्यू में डाल रहे हो, पूरा उसका साइटेशन पीछे होना चाहिए बिब्लियोग्राफी में। कर लो, गॉट इट। देन जब ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं ना, लोगों को फोटो लिखा रेज्यूमे पर, इंडिया में दुनिया में लिखते हैं। आप झूठ मत लिखो, आपका सिग्निफिकेंस मत बताओ, जो किया वही बताओ। सेम थिंग आपके जॉब के सीवी पे भी झूठ मत लिखो। एक पूना यूनिवर्सिटी के सीवी ने, वीसी ने पैसे देके सीवी बनाया था और उसमें गलतियां थी। वो रिटायर्ड होने के 5 दिन पहले वो मैटर बाहर आया, और वो किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार थे, इसलिए वो बच गए। बड़े पोस्ट पे आपकी स्क्रूटिनी होगी। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, काही आयुष्यात मिळालं नाही तर चालेल, मन की शांति मिलनी चाहिए। झूठा मत करो, धोखा मत दो, चोरी मत करो, चपाटा मत करो। जितना ईमानदारी से रहोगे उतना सुकून से जियोगे। बाकी तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी जिंदगी है, तुमको क्या करना वो करो। अटाले सर 1:30 बजे के बाद तुमको जिंदगी में मिलेंगे नहीं। हाँ, प्रीति मैडम को मैं मिलूंगा, आप लोगों से तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। देन हाँ, अब ये आपके लिए नहीं है, ये प्रोफेसर लोगों के लिए। एक ही प्रोजेक्ट 2 बच्चों को नहीं देना। हाँ, जो आपके रिसर्चर है उसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, राइट।
रिसर्च का ट्रॅक रेकॉर्ड आपको रखना है अँड मेंटेन द डेटा फॉर रिजनेबल टाइम. हे तुम्हाला आत्ताच सांगतो, जे मी आत्ता मागच्या रविवारी सांगितलं होतं ना. जिस दिन आपका वाइवा हो जाएगा, एक तो पहले चीज याद रखो, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ, लाइटली मत लो. जो लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके सैंपल 735 है, पूरे 735 क्वेश्चनर वो येलो वाली टेप, लाल नीली टेप लगा के जो भी होंगे, गाड़ी के डिक्की में रखने का. आपके पास कार नहीं है तो थैले में दोस्त को लाने को बोलने का. एक बार नागपुर के बाहर एक वाइवा में मैं गया, बीच में वो एग्जामिनर ने बोला बेटा तेरे पूरे क्वेश्चनर लेके आ, और उसने क्वेश्चनर गिने साले ने. मैं बोला ये क्या हो रहा, बोला. और मैं पहले डर गया, मैं बोला इसने अगर क्वेश्चनर नहीं लाया तो ये गया, बोला. वो बेचारा गया, गाड़ी में से निकाले, और ये एग्जामिनर ने पूरे के पूरे क्वेश्चनर गिने और बोले हो गया तेरा वाइवा, तेरे को पीएचडी मिल गई. ऐसा भी आइटम मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से. डेटा आपने लिखा है, आपके सिनॉप्सिस में लिखा है सैंपल आपका 735 है, बेटा 735 क्वेश्चनर दिखा मेरे को. ये हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ. सो वाइवा के दिन पूरे 735 क्वेश्चनर, एक्सेल या एसपीएसएस में जो एनालिसिस किया हुआ है डाटा, उसकी सॉफ्ट कॉपी, और आपकी सॉफ्ट हार्ड तो रहेंगी वहां पे. वाइवा हो गया, उन्होंने बोल दिया मिल जाएंगी पीएचडी. घर जाने का पूरा डेटा पेन ड्राइव में लेने का, पेन ड्राइव में रखने का, एक सीडी रोम पे रखने का, बाकी ईमेल में रखने का, और जितना हार्ड कॉपी थी क्वेश्चनर ये सबको बबल रैप में करून याला मायावर ठेवून द्यायचं. उसको बोलते हैं फेलिंग टू मेंटेन रिसर्च डेटा फॉर इट. आपका पीएचडी का डेटा इथिकली 10 साल तक आपको प्रोटेक्ट करना है. अब बोलोगे सर 11वें साल क्या होता, ते मला माहित नाही. पण तुम्ही कोणी तिसऱ्या वर्षी जर तुम्हाला विचारलं बेटा तेरे पीएचडी का डेटा दे, आप बोलोगे सर वो तो डिग्री तो मिल गई. हाँ, आपकी डिग्री कोई वापस नहीं ले सकता, ये भी मैं आपको बताता हूँ. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक योर पीएचडी डिग्री बैक. इतनी पावरफुल डिग्री है ये. बट आपको किसी ने स्कूटी में लाया. देखो 1995 के पहले ये सब था नहीं, तब टाइपराइटर पे काम चलता था, कंप्यूटर नहीं था, उनको माफ है. अपन जो लोग है ना 95 के बाद जो काम कर रहे हैं, अब सब कुछ है डेटा स्टोर करने के लिए. तो डेटा रखने का, मैं जितने काम करता हूँ ना, मेरा सब रिसर्च का डेटा पूरा मेरे पास रखा हुआ है सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में. राइट. सो दैट इज रिक्वायर्ड. देन आपने सिनॉप्सिस में बोला आप इस तरीके से काम करोगे, आरआरसी ने आपको ओके किया, और आपने रिसर्च में भलता ही काम किया. इट इज अनइथिकल. देन सैबोटेजिंग somebody's work, राम नाम जपना, पराया माल अपना, या डेटा रिगिंग किया एक्सपेरिमेंट में. हाँ, चलो डेटा वो 35 से मैंने 22 लिखा, वो 28 से मैंने 18 लिखा. हे नका करू. मेकिंग अनऑथोराइज कॉपी ऑफ डेटा, पेपर और कंप्यूटर प्रोग्राम. एक बार हमने बिल गेट के फाउंडेशन के लिए रिसर्च ग्रांट का अप्लाई किया था. हमको किसी ने बताया सर लीगल माइक्रोसॉफ्ट से करो. अगर बिल गेट को पता चला आपका ऑफिस और विंडो इलीगल आहे, वैसीच आप रिजेक्ट हो गए. आता हे जे दाखवतोय ना तुम्हाला, हे लीगल आहे. काल परवाच मी माझ्या पुतण्याचं लॅपटॉप वापरतोय, हे लीगल वाला आहे. काल जे होतं ते इलीगल होतं. आय कॅन ऑल्सो ऍक्सेप्ट. कोण खरीदेगा वो, अपने वही सिस्टम आहे. त्याला अनइथिकल म्हणतात बरं का. आपण वापरतो कम्प्युटर वगैरे, त्यातले कॉपी केलेले प्रोग्राम ते अनइथिकल असतं. मी इथिकल नाहीये हे तुम्हाला सांगतो. मी चुका करतो रोज. ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो डेलिबरेटली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एखादे दवाई का, है ना, जैसे अभी वैक्सीन आया था, कोविडशील्ड बोल रहा था 73% आपको वायरस नहीं होगा, स्पुतनिक ने बोला 93%, फाइजर ने 90 बोला था, जॉनसन एंड जॉनसन ने 95 बोला था. अब ये बोलते हैं, अब अपन इसको चेक करते का. कई बार कंपनियां जानबूझ के झूठ बोलती है ना. इवन आप टीवी पे देखते होंगे 8 घंटे में रिलीफ वाली क्रोसिन मिलती है. सबको मिलती क्या? हम सबका डीएनए अलग आहे, जेनेटिक स्ट्रक्चर. एका औषधाचा परिणाम प्रत्येकावर वेगळा होतो, हे सायन्सलाही माहिती आहे. मग तुम्ही अशा औषधी का आणतात? फेअर अँड लवली का आणतात? फेअर अँड लवलीनी सगळे गोळे झाले तर उद्या काळ्यांना कोणी बघायचं हो, सावळ्यांना कोणी बघायचं. सो ये होता है. ठीक आहे. हे थांबा, पाणी पिऊ द्या मला, हे महत्वाचं आहे बरं का, हे समजून घ्या तुम्ही.
अब आप जब रिसर्च करते हो ना, तो टाइप 2 एरर होने का चांस रहता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है टाइप 2 एरर, क्यों होती है? अब इसकी दो वजह है। पहली वजह है कि आपका डिजाइन गड़बड़ में है। आप पूछोगे सर ये मुझे कैसा मालूम मेरा डिजाइन गड़बड़ है, मेरे को तो सब सही लगा। दैट इज ट्रू, आय विल नॉट क्वेश्चन. ही चूक नाही बरं का, हे अनइथिकल आहे लक्षात ठेवा. इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अनइथिकल. याच्यातला मोठा प्रश्न मला विद्यार्थी विचारतात, सर ये एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा मेरी टाइप 2 एरर हुई है? तो वो एग्जामिनर को बहुत होशियार रहना पड़ेगा, तभी उसको समझेगा. वो कैसा पता चलता है मेरे को भी नहीं मालूम. पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस को चोर से भी आगे का सोचना पड़ेगा, तभी वो चोर को पकड़ पाएगा. अगर पुलिस भी चोर के माफिक सोचेगा तो फिर पुलिस और चोर में क्या फर्क? टाइप 2 एरर क्या होती है? अगर आपके डिजाइन में गड़बड़ हुई, जरूरी नहीं होगी, हुई, तो आपकी टाइप 2 एरर होती है. उससे आपका पूरा रिसर्च वेस्ट हो सकता है. अब टाइप 2 एरर म्हणजे काय? सब लोगों को नल हाइपोथेसिस मालूम है ना? H0 इज नल, H1 इज ऑल्टरनेटिव्ह. आता तुम्ही काय केलं, टेस्ट लावली आणि H0 ला ऍक्सेप्ट केलं. यू आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, जबकि वो फॉल्स है. एक्चुअली H0 ये फॉल्स है, मतलब H1 ये सही है, बट आपने गलती से H0 को एक्सेप्ट किया. अब आपने H0 को रिजेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगा H0 सही है, या आपने गलत स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए? अगर मुझे नहीं पता आपके डिजाइन में क्या गड़बड़ है, आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट मैं पक्का आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट पे पकड़ सकता हूँ. मैं बोलूंगा आपने टेस्ट ए लगाई इसलिए आपका H0 आपका एक्सेप्ट हो गया, आपने टेस्ट बी लगाई रहती तो H1 एक्सेप्ट हुआ रहता. कैंडिडेट रोता है मालूम क्या? मैंने रोते हुए कैंडिडेट देखे वाइवा के दिन. स्टैटिस्टिक्स को पक्का करके जाओ, या एटलीस्ट अपन ने क्या लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया, कितने बार लगाया, हे माहित पाहिजे बरं का. कळकळीची विनंती आहे तुम्हाला. जो काम आप कर रहे हो उसके जिम्मेवार आप हो. एक एक पन्ना, एक एक लफ्ज वो आपका है. सो ये होता है. इसीलिए जब भी मैंने आपको बोला 3 टेस्ट लगाओ रे बाबा, तो आपका टाइप 2 कम से कम स्टॅटिस्टिक के वजह से नहीं होगा. डिझाईनचं मलाही माहित नाही. मी हा प्रश्न बऱ्याच लोकांना विचारलाय, साहेब कसं पकडायचं डिजाइन मधला टाइप 2? तो कई बार होता क्या है, एक स्ट्रक्चर, अभी हम साइंस के एंगल से मैं कभी नहीं सोचता हूँ, मैं सोशल साइंस के एंगल से सोचता हूँ, क्योंकि वहां मेरा काम ज्यादा होता है. तो कई बार मुझे लोगों ने ये बताया कि जब हम एखादा एक्सपेरिमेंट करते और गलत डिझाइन करते तो H0 आपका ऍक्सेप्ट होऊ सकता है. ते मला अजून मी कधी बघितलं नाही, मला ते कळलं नाही. पण हे सगळ्यांना विनंती आहे, स्टॅटिस्टिक्स मुळे नका होऊ देऊ. आप आपका डिजाइन खुद समझ लो. अब आता है पब्लिकेशन. हमको पीएचडी करते समय 2 पेपर पब्लिश करने पड़ते, ऐसा कुछ नियम येवले सर आने के बाद आया था, और नए गाइडलाइन में है शायद. तो आप अभी पब्लिश करोगे आपके करियर में तो ग्रांट के लिए, टेनियर बढ़ाने के लिए, आपका सुपीरियरिटी एकेडमिक वर्ल्ड में दिखाने के लिए. वन शुड नॉट चीट, फॉल्सिफाई द डेटा, वन शुड नॉट प्लेगराइज. प्लेगरिज्म म्हणजे किसी और का काम लेना और अपना काम करके उसे बताना. मैं आपको स्टैटिस्टिक्स सोशल साइंस का नियम बताता हूँ. अगर प्रीति देशमुख ने मेरे किताब से 500 वर्ड लिए तो इट इज ओके टू यूज देम एज इट इज. अगर 1500 वर्ड वो मेरे किताब से लेना चाहती है तो मेरा राइटिंग ईमेल कंफर्मेशन लगेगा, शी विल साइट दैट. एनीथिंग अबाउट दैट इज नॉट अलाउड इन सोशल साइंस. ओके, सो हम प्लेगरिज्म नहीं कर सकते. किसी का आइडिया हम लेते और बताते नहीं. अब मैं कई बार मेरे लेक्चर्स में बताता हूँ, लोक उगवत्या सूर्याला ओरिजिनल सोर्स सांगतात. सूर्य बघून प्रेरणा मिळाली, हे रिसर्च केलं. तुमचं स्वतःचं काहीही नाही. तुम्हाला कोणाकडनं, अगर मैं प्रिंस गणवीर के साथ कॉफी हाउस में बैठ के कुछ चर्चा कर रहा हूँ और मेरे को एक आइडिया आ गई, तो इथिकली मैं लिखूंगा
while taking a sip of coffee with Prince Gandhir on 8 December 2022, 1:43 PM Nagpur. That is the source of idea. यहाँ तक गए हैं, मैं ऐसे पेपर देखता हूँ जो लोग साइटेशन ऐसा करते हैं, तुमचं स्वतःचं काही नाही हे लक्षात ठेवा. म्हणून मी हे इन्फ्लेटेड इगोवाले जेव्हा लोक बघतो ना विद्यापीठातले आणि बाकीच्या संस्थातले, मला वाईट वाटत येतं. तुम्हाला कुछ भी नहीं है, तुम जो ले रहे हो सभी और से ले रहे हो. कृष्ण ने गीता में लिखा है ना, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम्हें जो मिलना था यही मिला, जो देना है यही देना, फिर क्यों रोते हो. हे माझं स्वतःचं काहीही नाही. हे जे मी तुम्हाला सांगतोय हे कुठून तरी आलेलं आहे. इट इज नॉट माय कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. त्या लेवलच्या नैतिकतावर जा बरं का. हम्म? हम्म. हमको ओरिजिनल सोर्स कभी कभी मालूम नहीं होता है. अभी किसी हिस्ट्री वाले ने लिख दिया कि महात्मा गांधी वॉज असॅसिनेटेड ऑन 31 जानेवारी 1948. पुढच्या पानावर असेल बहुतेक, सांगतो मी. सो अब उसका ओरिजिनल सोर्स इट इज कॉमन नॉलेज, इट इज अ पब्लिक नॉलेज. राजीव गांधी वॉज असॅसिनेटेड ऑन 21 मे 1989. या ज्या कॉमन नॉलेजच्या गोष्टी आहेत त्याला ओरिजिनल सायटेशन लागत नाही. म्हणून वी शुड नॉट बी ब्लंटली स्टीलिंग एनीथिंग. तुम्हाला ते याच्या सांगतो. हाँ, अब आप जो स्टैटिस्टिक, ग्राफ, टेबल, नंबर जो भी आपके इसमें डालोगे उसका साइटेशन या उसका सोर्स देना है. साइटेशन इज सोर्स तुमचा स्वतःचा असेल. आता मी काल परवा राईट करत होतो, माझे स्वतःचे आकडे होते, मी नीचे लिखतो सोर्स ऑथर तारीख. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट. देन हाँ, कॉपिंग कोट डायरेक्टली. तुम्ही जर कुठून घेत असाल एज इट इज ते घ्या. अगर आपने वो लेके उसको अगर साइट नहीं किया, तो यू आर अंडर द एक्यूजेशन ऑफ प्लेगरिज्म. देन पैराफ्रेजिंग. लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्ट कोट उसको घुमा देते. जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. उसने लिख दिया ऑन October 13 आफ्टर हैविंग अ कप ऑफ टी नेताजी केम आउट एंड शाउटेड लाउड. अबे तू था क्या रे वहां पे ये सब कहानी लिखने के लिए. लोग लिखतात बरं का, असं नसतं. सो स्पेशली हिस्टोरिकल मैटर जो होते हैं ना उसमें, अभी कल मैं टीवी पे देख रहा था, वो कौन अक्षय कुमार शिवाजी महाराज बन गया है, तो लोग बोले वो शिवाजी ऐसा चलता नहीं, वहां बिजली की बत्तियां थी. हे होतं व्हेन यू आर डीलिंग विथ हिस्टोरिकल थिंग. इंडिया में वैसी खाली पीली लोग बहुत है, सबको टाइम है यहाँ पे काम छोड़ के. तो ठीक है, अपने रिसर्च में ऐसी कोई चीजें डालो मत, चाहे वो हिस्ट्री का हो या सोशल साइंस का हो या मैनेजमेंट का हो. राइट. सो स्वतःच्या शब्दात लिहायचं. एक पान लिहायला वेळ लागतो बरं. मैंने अभी आप सबको बोला ना, बेटा आपके टॉपिक के ऊपर एक पन्ना 15 मिनिट में लिख के दो, पसीने निकलते आदमी के. लिहिण्याकरता डोक्यामध्ये काहीतरी लागतं, डोक्याकरता वाचावं लागतं. राइट. सो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, ये आजकल के जनरेशन क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि सब टच स्क्रीन वाली दुनिया आ गई है. लिहायची प्रैक्टिस ठेवा बरं का. मेरी तो उम्र हो गई है, मैं हो गया हूँ 52-53 साल का. लिखने की आदत रखो, बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स यू अलाइव ऑल द टाइम. ओके, डायरेक्ट कोट आप लो बट विथ साइटेशन दीजिए. हे राहू द्या, हे आपण हे नाही करणार. हाँ, नाउ हाँ हे. सो हिस्टोरियन, अब जो मैंने आपको बोला महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, आपको उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है. कॉमन नॉलेज है जिसको पब्लिक डोमेन बोला जाता है. राइट. बट अभी देखो, इफ यू आर रेफरिंग अ हिस्टोरियन एक्स थीसिस दैट गांधी वॉज किल्ड बाय नाइफ एंड नॉट बाय बुलेट, देन प्रॉपर साइटेशन इज रिक्वायर्ड. सबको मालूम है गांधी जी को 3 बुलेट लगी थी, पर अगर आपको मालूम ही नहीं है और किसी हिस्टोरियन ने लिखा कि उसको चाकू मारा गया था, आप लिखो बट नीचे लिख दो कि फलाने फलाने रिसर्चर ने ये उसके किताब में लिखा है. सो यू विल नॉट बी ब्लेम. ओके. सो जो भी कॉमन नॉलेज है, जैसे इंडिया को 14 अगस्त के रात को, मतलब 15 अगस्त को आजादी मिली थी 47 में, ये कॉमन नॉलेज आहे. याचं सायटेशन हे कुठे लिहिलं नाही आहे वर्तमानपत्रात. त्या दिवशी लिहिलं असेल ज्या दिवशी तो आला असेल पेपर. मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग यू हॅव टू जस्ट लेट इट गो, बट अनकॉमन थिंग हॅज टू बी रिपोर्टेड. आता येऊ आपण इथिक्स पार्ट रिसर्च मधला. इथे फार्मसी वाले लोक आहेत का कोणी?
फार्मेसी का है क्या ये ग्रुप में कोई? नाही सर, फार्मसी नाही आहे. हाँ, सो फार्मसी हो गए, झुओलॉजी वाले हो गए, हे बेडकांना मारतात, उंदरांना मारतात वगैरे वगैरे वगैरे. झुलॉजीचे आहेत सर 3 पार्टिसिपेंट्स. हाँ, तो वो मेंढक को काटने वाले लोग हैं ना तुम, राइट? अगर उसको काटने से पहले अच्छे से खिला देना बेटा उसको, उसकी जान लेते तुम लोग. Anyway, so whether it is an animal tree, even botany wale, or even the doctors, when we are taking subject of research as humans or animal, we have to consider the ethics. मतलब मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ 2 बिल्ली है, मेरे को वो वेटरनरी कॉलेज का फोन आया था, हमको एक बिल्ली काट-पीट के लिए चाहिए. मला इतका राग आला, म्हटलं त्या डॉक्टर मॅडम आहेत, म्हटलं तुम्ही माझ्या चांगल्या मैत्रीण आहात म्हटलं, पण तुम्ही मला तर, आणि त्या स्ट्रे कॅट्स आहे, आम्ही अशा पाळल्या नाहीयेत, त्या आता 1 वर्षाच्या झाल्यात. ते म्हणे सर ती द्या ना, तिच्यावर चिरफाड करायची आहे. म्हटलं ती माझ्या मुलीसारखी आहे म्हटलं, मी देणार नाही, तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला फोन केलाय. ती राहते आमच्याकडे, पण आमच्या वर कुत्रे आहेत, तर कुत्रं मांजर काही जमत नाही. सो शी थॉट कि मैं खुशी से वो वेटरनरी कॉलेज को स्टूडेंट को चाहिए थी वो बिल्ली, काट पीट करके स्टडी करने के लिए. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरी तो बिल्ली नहीं दूंगा. वो मुकद्दर का सिकंदर का डायलॉग है ना, इतने में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी नहीं बेचूंगी, वैसा डायलॉग वो मैडम को दिया, वो मेरी एज की है. हंस लिया था. सो एनीवे, व्हेन यू आर डीलिंग विथ एनीथिंग व्हिच इज लाइफ, यू हैव टू हैव इथिकल कंसिडरेशन. कैसे? यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट है, हाँ, जिसमें आप मेडिकल, सोशल और बिहेवियरल साइंस जो है वहाँ पे आते हैं. इवन सोशल साइंस को भी ये लागू होती है. कई बार आप आदिवासी को जाके, अब मैं जब बैकवर्ड लोगों से मिलता हूँ ना, मैं उनमें से किसी एक को साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि बरेचदा ते घाबरतात. तुम्हाला माहित नाही ते तुमच्याशी कसं बोलतील. तर आधी जाऊन गप्पा गोष्टी करायच्या, पाणी, चहा दिला तर चहा प्यायचा, आणि मग अर्ध्या पाऊण तासाने मी संवाद सुरू करतो. आणि मी एकदम साधे कपडे आणि चपला वगैरे घालून फील्डवर जातो, म्हणजे त्यांना असं वाटलं नाही पाहिजे की कोणी साहेब आलाय वगैरे. सो जभी भी आप जाते हो तो आपको, इवन बिहेवियरल साइंस में आपके कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं. अब मैं एक विलेज में गया था और वहां पे मैंने लड़कियों से सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बात की थी. मैं इतना अनकंफर्टेबल हुआ था. तो प्रिंसिपल बोली नहीं सर आप बात करो, क्योंकि यहाँ पे पूरी गर्ल्स स्कूल है. बोला मैडम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पण बोले सर अभी बोल ही दो, आपने बोल दिया है. तर मग मी थोडं बोलत गेलो, मग त्या मॅडमनी तो टॉपिक पुढे नेला, कारण ते रूरल, ग्रामीण आणि त्यातल्या दलित मुली होत्या त्या. तो कभी कभी होता है, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि उनके नॉर्म्स क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है. सो कभी कभी मोरालिटी के इश्यूज आते हैं. सो यू शुड बी very careful in thought and consideration on the part of both researcher and participant. आप अगर मेटास्फीयर में जाके खुद डील कर रहे हो, फाइन, बट आप अगर रिसर्चर करके अगर कोई एखादी दवाई की ट्रायल ले रहे हो, एखादी क्लिनिकल ड्रग की ट्रायल ले रहे हो, यू हैव टू बी thoughtful and considerate. Okay, all participants must be given adequate information, both the possible risk and potential benefit. तुम्हाला कालची गोष्ट सांगतो. एक कल बहुत बुरी खबर आई, मतलब परसों. मेरा एक दोस्त है, मुझसे 5 साल छोटा है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है. उसका परसों मेरे को फोन आया था, सर मेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, आप जरा नागपूर के कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से बात करो. तर फॉर्च्युनेटली काही ओळखीचे होते, झालं बोलणं. म्हणजे काल आपलं सेशन झाल्यावर मी दुपारी बोललो त्यांच्याशी. तर त्यांनी सांगितलं की रिस्क, पोटेन्शियल रिस्क, की एका वर्षानंतर ते हार्ट बॉडी रिजेक्ट करतं. डॉक्टर म्हणतात 96% सक्सेस रेट आहे, पण पेशंट 2 महिन्यात आम्ही मेलेले पाहिले आहे. तर ते म्हणे तुम्ही तुमच्या मित्राला कसा, बरं खर्च किती, 1 करोड रुपये. तर एक डॉक्टर जे आहेत नागपूरचे तज्ञ, ते म्हणे अरे सर मत करो, वो फैमिली कंगाल हो जाएंगी और 1 करोड़ भी जाएगा. पर हा मध्यम वर्गीय आहे, यांनी पैशाची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. त्याचं हार्ट 77% खराब झालेलं आहे. तर आता त्याला प्रश्न आहे की अब जीव, आणि तो आता रिकवर झालाय, तो अब इसमें इश्यूज आ गए थे. यहाँ के डॉक्टर बोले थे सर सर्जरी हो जाएंगी, पर वो जिंदा बचने के चांसेस कम है, क्योंकि डॉक्टर लोग झूठ बताते. मग मी आज त्याला परत SMS केला की मला रिलायन्सचं जे अंबानीचं हॉस्पिटल आहे त्याचे काही नंबर पाठव. इट इज अ बिग डिसीजन, राइट? सो वी डोंट नो वेदर वी आर टेकिंग अ इन्फॉर्म डिसीजन और नॉट, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट तो सब लोग थोड़ी रोज करते हैं. वो थोड़ी टायर में हवा भरने का और पेट्रोल भरने का काम आहे. तर याचे लोक कमी आहेत. मग मलाही काही थोड्या माहिती मिळाली की काय होतं काय नाही होत. सो वी शुड नो
and tell them the risk and potential benefit when they are involving themselves in your research. आता बरेचदा कई बार लोग जबरदस्ती रिसर्च को जस्टिफाई करते हैं. जैसे आप, मुझे नहीं मालूम आपके आरआरसी में होता है क्या, बट कई जगह आरआरसी में पूछा जाता है हाच विषय का घेतला रे बाबा, मग तो कैंडिडेट जस्टिफाई करतो. क्लिनिकल रिसर्च में भी कंपनियां बहुत जस्टिफाई करती है. You always have the access to participants' privacy. You should also get the informed consent. और अगर कोई पोटेंशियल हार्म हो रहा होगा उनको अपफ्रंट बताने का है. आता तुम्ही तुमच्या बेडूक, मांजरी यांना वगैरे सांगून द्या की बेटा तेरे को आज काटने वाला हूँ, कल काटने वाला हूँ वगैरे वगैरे. एक जे इथिक्सचं मोठं ब्लंडर झालं होतं, दॅट हॅपन्ड इन कोरिया इन 2004. एक डॉक्टर वॉन्ग थे और उन्होंने क्लेम किया था कि ही हैज क्रिएटेड 30 क्लोन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोस. तो उनको दुनिया ने हीरो, रातों रात वो हीरो बन गए. मई 2005 में ये खबर आई कि उनके टीम ने स्टेम सेल लाइन बनाई थी फ्रॉम द स्किन ऑफ सेल्स ऑफ 11 पीपल. एंड उसी साल नवंबर में खबर आई कि उसने उसके खुद के रिसर्चर का एग्स इस्तेमाल किए. दिसंबर 15, 2005 में कलीग ने बोला कि इसका पूरा रिसर्च फेक था. म्हणजे डॉक्टर वॉन्ग केम क्लोज टू गेट नोबेल प्राइज, बट विद इन अ ईयर it was told by the people it was a fake research, and the academic panel find the results were intentionally fabricated. So he was hailed as a hero, but then everything was fabricated. So पैनल ने ये बोला था दिस इज अ सीरियस रॉन्ग डूइंग दैट हैज डैमेज द फाउंडेशन ऑफ साइंस. तो मेरी साइंस के स्टूडेंट को यही दरख्वास्त है, सबसे ज्यादा फ्रॉड आप लोग कर सकते हो, क्योंकि लेबोरेटरी में आप काम करते हो तो आपके आसपास कोई नहीं होता है. चलो मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशल साइंस वाला कम से कम गांव में जाके डेटा तो कोई नहीं तो बोलेगा हाँ ये आया था, इसका चेहरा देखा है वगैरह वगैरह. बट वेन यू आर नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड, वेन यू आर वर्किंग अलोन, you have to be extremely ethical, extremely cautious, not to intentionally conduct a fraud. Had it been a mistake, Dr. Wong could have been pardoned. But he also accepted later on, he did it intentionally to get the fame. जैसे आपको मालूम है ना, आपल्या देशातले महान पतंजलि बाबा रामदेव कोरोना के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया. इसके साथ जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर थे, भूल गया उनका नाम, कोई डॉक्टर थे दिल्ली के, वो और नितिन गडकरी वो मंच पे थे. और रामदेव बाबा ने क्या बोला, उसने कोविड का ट्रीटमेंट की दवा ढूंढी है कोरोनिल, जिसको WHO से मान्यता मिली है. इट वॉज अ फेक थिंग. कळलं का? फेक. देर इज नो सच थिंग एज अ मॅजिकल ड्रग लाईक कोरोनिल. मग नंतर रामदेव बाबांनी त्याच्यावर क्लॅरिफिकेशन, त्याला WHO ची मान्यताही नव्हती, त्याच्या पॅकवर लिहिलं होतं. तुम्ही तो यूट्यूब मध्ये बघा. म्हणजे बाबों की सरकार दिल्ली में होंगी तो कोई भी बाबा आके कुछ भी क्लेम करेगा, ऐसे दिन इंडिया में आए हुए. विश्व गुरु भारत. सो एनीवे, when you are dealing with science, you have to stay with the fact, and it should not be misleading to anyone. I mean, there are many medicines and many what you call drugs which are over claiming than what they are actually capable to do. इसमें इनका ही फॉल्ट नहीं है, ये ग्रीड होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारा बेचे, विच इज इनकरेक्ट. त्याच्यामुळे नैतिकता, त्याच्याबद्दल जागरूक राहा, जाणून बुजून चुका करू नका. चुकून चुका झाल्या तर त्या शोधायचा प्रयत्न करा, त्या पुढे अवॉइड करा. आणि तुम्हाला शुभेच्छा. मला वाटतं हे संपलंय आपलं, ही शेवटची स्लाइड आहे माझी. ये हैंग झाला है, हाँ ओके सॉरी. ये आज का अपना इथिक्स का सेशन. अभी आपको कोई डाउट हो गए तो अपने पास 10-15 मिनिट है, आप पूछिए मुझे. काही आहेत का प्रश्न? विचारा बाबा, प्रश्न विचारा. हो चालतं.
अरे पूछो ना कोई तायडे सवाल. सरांकडे वाटतंय, बघा बरं खाली आहे का? बाकी अरे सवाल पार्टिसिपेंट अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज काइंडली म्यूट योरसेल्फ इफ नो क्वेश्चंस. विचारा. यू शुड हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन. यस एक्चुअली. हाँ, क्योंकि कैसा है ना, सैंपल में भी इथिकल का प्रॉब्लम होता है. जितना लेना था ले नहीं पाए, और जिस तरीके का लेना है ले नहीं पाते, उसको स्ट्रैटिफाइड नहीं कर पाते. हर एक चीज में मैं, आप कल वो जो लंबा वाला फ्लो चार्ट दिखाया था ना कल के पहले वाले सेशन में, हर स्टेप पे आपका मिस्टेक हो सकता है. मत होने दो. अब जो आपका बन गया है सिनॉप्सिस, उसी के हिसाब से आपको आगे चलना है. और आप अभी जितना मिटिगेट करोगे उतना आपका काम रीजनेबली अच्छा दिखेगा, है ना. ये अगर आपको सिनॉप्सिस लिखने के पहले अगर बताया गया रहता तो शायद आपका सिनॉप्सिस 25-30% और अच्छा बनता. सो जो हुआ है उसको जाने दो, और जो होणे वाला आहे उसको ठीक रखो. आप तुम्हाला बरेच प्रश्न पडले पाहिजे की कसं करायचं, टेस्ट कशा लावायच्या. तर झोप वगैरे येऊन राहिली का रे तुम्हाला? जरा आपलं एन्थुझियाझम दाखवा ना तुम्ही. मैडम आपकी तरफ से थोड़ा इको आ रहा है. इको आ रहा है पाटिल मैडम. अगर इको आ रहा होगा तो टाइप करके भेजो सवाल, मैं बोलता हूँ यहाँ से. पाटील मॅडम तुम्ही टाईप करून विचारू शकता, कारण मगाशी तुम्ही बोलायला माईक घेतलं ना, एकदम इको आला त्याच्यात. इलॅबोरेट अप्लिकेशन ऑफ स्टॅटिस्टिकल टेस्ट. हे बघा, फॉर एनी हायपोथिसिस टू बी accepted or rejected, a statistical test is a must. Okay, you are saying scientific experimental, so you are conducting an experiment, collecting the data, right? So in order to prove whether your hypothesis is correct or wrong, you have to use a statistical test on the data. आप अगर साइंस बैकग्राउंड किए तो आपको तो और आसान होगा स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करना, क्योंकि यू आर बेसिकली टेकिंग द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, राइट. से you are conducting a random experiment and saying that with increase in temperature the conductivity goes down or vice versa. You plotted the graph and then you run the test on statistics and you say that it is incorrect. As the temperature goes up, the conductivity also goes up. ते तुमच्याकरता अत्यंत सोपं आहे. इथे मी पूर्ण स्टॅटिस्टिक टूल म्हणजे I can tell you one of the thing which again I emphasized yesterday's lecture. One of the thing most of the PhD research emphasize is on the correlation, which we discussed yesterday, right? We apply t-test, t-test, test of significance. ये सिंपल टेस्ट है, chi-square टेस्ट, जिसको एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएट के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पे हम केवल कोरिलेशन ही देखते हैं या सिग्निफिकेंस देखते हैं, राइट, टू दैट एक्सटेंट ओनली. हाँ, आप अगर और इन डेप्थ जाना चाहते हो तो मॅन अँड विटनी टेस्ट वगैरे मग ते कॉम्प्लेक्स होतं, पण त्याला डेटा जस्टिफाय झाला पाहिजे की खरीच आहे. माझा बेसिक प्रश्न हा आहे की तुम्हाला कळलं पाहिजे या डेटाला ही टेस्ट मी लावू शकते. जसं वुलनचं स्वेटर आणि सिल्कची साडी तुम्ही वॉशिंग मशीन मध्ये एकत्र धुवू शकत नाही. वॉशिंग मशीनला वेगळे प्रोग्राम असतात, कॉटन का अलग, वुलन का अलग, सिल्क का अलग. वैसा ही जैसा डेटा रहता उसको अलग स्टॅटिस्टिकल टेस्ट लगती, ये हमको मालूम रहना चाहिए. त्याच्याकरता बेसिक तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स वाचा इंटरनेटवर, ज्यांना काहीच माहित नाही आणि ज्यांना खूप भीती वाटते त्यांनी एकाकडनं शिकून घ्या किंवा त्याची मदत घ्या. दॅट्स ऑल यू कॅन डू. सर आपले लेक्चर्स आहे त्यावरती पुढे पण की कोणत्या डेटाला कोणती टेस्ट यूज हा. करायची, तर तेव्हा क्लिअर होऊन जातील सर यांचे हा, डाऊट. क्लिअर होतील. आणि देर इज नो सो कॉल्ड इम्पिरियल रूल की इस डेटा, जैसे मतलब की जैसे आपण बोलतो ना पुरणपोळी बनवली की कढी असली पाहिजे, हा आपला रूल ऑफ थंब आहे. श्रीखंड असलं, बासुंदी असली की बटाट्याची भाजी. तर असा रूल ऑफ थंब आहे, असा कुठला रिटर्न रूल नाही आहे की या डेटाला हीच लागते. तुम्ही, म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो होतो, तुम्ही मोर दॅन वन टेस्ट लावून बघा, तुम्हाला जर डाऊट येत असेल तर, सो दॅट तुमची टाईप टू एरर
एलिमिनेट होते बस। और जैसे मैडम ने बोला आपका है, तो आपको उसके ऊपर और इंसाइट मिलेंगे आने वाले सेशंस में, है ना। और कुछ सवाल? अरे आज तुम्ही एकदम असे थकलेले का वाटून राहिले? थंडी जास्ती वाजते का तुम्हाला? सर टॉपिक खूप जास्ती सिरियसली झाला त्यांना. नाही, हा महत्वाचा येस आहे सर. म्हणून मी थोडा पॅशनेटली बोललो, कारण ना याच्यात आणि सेन्सिटिव्ह तुम्हाला इश्यू आहे आयुष्यभर सर. जर करावं कुठे काही चुका हा, झाल्या तर मग मग म्हणजे तुम्हाला कोणी प्रॉब्लेम अगर होते. हाँ, कल शालिनी पाटिल मैडम अगर वाइस चांसलर का पद के लिए अप्लाई करती है और बन जाती है और मेरी खुंदक है, तो 15 साल बाद मैं उनकी कुंडली निकाल सकता हूँ ना। येस सर. आणि अरे झाले आहेत पत्रकार, ना असे केसेस झाले आहेत सर हाँ, बरेच. पत्रकार परिषद में लूंगा, यांनी तो कॉपी केली होतं, मला त्याच्यात काही मिळणार नाही, पण ते इगो फाईट आणि लोकाला खाली दाखवायचं अशी वेळच येऊ देऊ नका. आपलं काम नीट करा, जाणून बुजून चुका नका करू, हेच मला सांगायचं आहे. येस चुका होतील, बट अवॉइड दैट, शॉर्टकट लेना अभी आपका टाइम है थीसिस बनने के लिए, मत लो, बहुत पछताओगे बाद में, है ना। चला, मग ओके ऐकल्याबद्दल धन्यवाद सर. तुम्हाला, ऑल द थँक्यू. बेस्ट. Thank you so much, sir, once again from UGC HRDC Nagpur and from all the participants, sir. येस, आणि आपला Very. शेवटचा होता ना हा रिसर्चचा. हो सर. आता म्हणजे तशी आपली शेवटचीच बॅच आहे, कारण की यानंतर आता नवीन रेग्युलेशन प्रमाणे यांना ऑनलाईन करायचे आहेत अच्छा कोर्सेस, अच्छा अच्छा, स्वयं आणि NPTEL चे. तर बरं बरं. HRDCचा ऍज सच काही रोल नाही राहणार सर त्यामध्ये. चालेल, काही हरकत नाही. येस सर. चलो, थँक्यू. थँक्यू वन्स अगेन सर. थँक्यू सो थँक्यू. मच. थैंक यू सर. Thank you all of you. Now you can proceed for your lunch break. I'll end the meeting. We will meet at 2 o'clock. शार्प 2 बजे अपना सेशन शुरू होगा. मैं 1:45 बजे मीटिंग फिर से स्टार्ट करूंगी. ओके मैडम, थैंक यू. या जस्ट अ मिनिट, डोंट लीव द मीटिंग. 1 मिनिट. महेश राठोड सर आहेत का? महेश राठोड सर, तुम्ही मीटिंग मध्ये दिसताय मला. तुमचा फॉर्म अजूनपर्यंत आलेला नहीं, तो अगर गाइड की साइन हो गई होगी तो आप प्लीज फॉर्म सबमिट कर दीजिए कॉलेज में. मतलब लिस्ट में नाम आपका ऐड हो जाएगा. और मैंने सेमिनार का टाइम टेबल बनाया है, तो उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास. महेश राठौड़ सर, आप प्लीज अनम्यूट करिए और आपका सब्जेक्ट बताइए, इफ यू कैन हियर मी. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I'll share one screen with you. Just 2 minutes. Wait करिए. Can you see this timetable, friends? No. Word file. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. मैडम एक बार कनेक्शन देख लीजिए, मैंने शेयर किया है आप लोगों से. Yes, मतलब ma'am. ठीक है, आ जाएगी थोड़ी देर में. तो ये अपना टाइम टेबल बना है अभी सेमिनार का, ये मैं शेयर करती हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. तो महेश राठौड़ सर, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो आप मुझे सब्जेक्ट बताइए. आपका सब्जेक्ट पता नहीं है तो मैं आपका नाम प्लेस नहीं कर पा रही हूँ कोई बंच में. तो अपना सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के सेमिनार्स रहेंगे. आप प्लीज अपने डेट्स और टाइम देख लीजिएगा. सबके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं और सब्जेक्ट भी लिखा है. तो मैम मेरा नाम है नीचे आहे ना ठीक मॅडम, आहे. सब्जेक्ट वाइज असेल सबके हा नाम. नीचे. फिजिक्स आहे ना तुमचं? हे इथे आशा हाँ मॅडम. मैम सबसे लास्ट है. हाँ हाँ ठीक ठीक है. है. तो हाँ जैसे मैम. आपकी इवैल्यूएट आपके एक्सपर्ट्स करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो डेट और टाइम दिया गया है, तो देख लीजिएगा. मैं अभी ये भेजती हूँ अपने ग्रुप में टाइम टेबल. आप अच्छे से डेट और टाइम मार्क कर लीजिए. 2 ही दिन अपने सेमिनार है, 15 और 16 को. 15 आफ्टरनून है 2 से 5 और 16 का पूरा दिन अपने सेमिनार्स रहेंगे. तो आपके पास अभी 7 दिन है पूरा प्रिपरेशन करने के लिए. अच्छे से आप लोग तैयारी करिए. और सेमिनार का पीपीटी आपको भेजना है. मैं 1-2 दिन में गूगल फॉर्म भी सेंड करती हूँ, उसमें आपको प्रेजेंटेशन मेरे पास भेजने हैं. ठीक है. महेश राठौड़ सर को तो कुछ आवाज नहीं जा रही है शायद. एनीवेज, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. यू कैन प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक.
ठीक है, 1:45 मैं फिर से मीटिंग शुरू करती हूँ, आप टाइम पे जॉईन करिए. मीटिंग लिव्ह नाही करायची मॅम? लिव्ह करायची आता सर, मी एंड करते मीटिंग. हे सेव्ह करायला 2 लेक्चर्स आणि मग 1:45 वाजता परत सुरू करते. बर ठीक है, ठीक आहे. चलो. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. लीव करना है मीटिंग को? हाँ हाँ, मैं एंड ही कर रही हूँ मीटिंग. ओके ओके. ओके.